हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सिंपल कॉन्सेप्ट्स। आई एम योर फ्रेंड जकवान शेख। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। हम आर्टिकल 74 देखेंगे, आर्टिकल 75 देखेंगे, व्हाट इज़ द पावर्स गिवन टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और इसके पहले वीडियो में, इसके प्रीवियस वीडियो हमने प्राइम मिनिस्टर्स के टॉपिक को डिस्कस किया था। व्हाट इज़ द पावर्स गिवन टू द प्राइम मिनिस्टर्स एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर्स। इन अदर वर्ड्स बोला गया तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और फॉर्मल एग्जीक्यूटिव एंड रियल एग्जीक्यूटिव, है ना। पावर्स के मुताबिक किन को ज़्यादा पावर्स दी गई है ना, और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव को कितनी पावर्स दी गई है, और इन एडवाइस क्या होता है, वो सब हमने इन डिटेल डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा होगा तो ज़रूर जाकर देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और उसके बाद ही आपको ये सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स समझ में आ जाएगा, है ना। तो इस वीडियो में इन डेप्थ हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ द आर्टिकल 74, व्हाट इज़ द आर्टिकल 75 एंड व्हाट इज़ द पावर्स गिवन टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, और टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स कितने होते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और इंडिया में। हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे इन पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। शुरू करने से पहले अनअकैडमी ने प्रीलिम्स रिवीजन कार्निवल यूपीएससी सीएसई 2020 ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया है। दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 5 सितंबर 2020, जो कि 5 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है माय फ्रेंड्स। इसमें आपको 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस देखने को मिलेंगे, सुनने को मिलेंगे, जो कि बहुत ही फायदेमंद है आपके लिए। इट्स वेरी 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 बेनिफिशियल फॉर यू माय फ्रेंड्स। तो जल्दी ज्वाइन हो जाइए। 5 सितंबर से ये स्पेशल क्लासेस फेस्टिवल शुरू कर चुका है अनअकैडमी, जिसमें 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस आपको सुनने को मिलेंगे माय फ्रेंड्स, सीखने को मिलेंगे आपको इस 400 प्लस फ्री लाइव क्लासेस, जो कि कौन सी कोचिंग आपको नहीं देती एकेडमी। तो जो अनअकैडमी आपको दे रहा है वो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए, तो जल्दी ग्रैब करिए अपॉर्चुनिटीज़ माय फ्रेंड्स। और अनअकैडमी ने यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 ये ऑल इंडिया फ्री मॉक टेस्ट ये का ऐलान किया है, जो पेपर 1 जीएस पर रहेगा। अगर आप इस मॉक टेस्ट में अच्छे रैंक्स लाते हो, मीन्स टॉप 5 रैंक्स लाते हो, तो आपको पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का 6 मंथ्स के लिए फ्री मिल जाएगा, है ना। पेड सब्सक्रिप्शन मैं बात कर रहा हूँ, पेड सब्सक्रिप्शन के अनअकैडमी की, जो कि 6 मंथ्स के लिए आपको फ्री मिल जाएगा अगर आप टॉप 5 रैंक्स में आते हो। और अगर आप टॉप 25 रैंक्स में आते हो माय फ्रेंड्स, तो आपको 3 मंथ्स का पेड सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी का वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। और इतना ही नहीं, तो यू हैव इन अ चांस टू मीट यूपीएससी सीएसई 2019 टॉपर्स। आपको 2019 टॉपर्स से सीखने को मिल सकता है, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उनसे मिलने को आप मिल सकते हैं। यू कैन मीट यूपीएससी से 2019 टॉपर्स और टॉप अनअकैडमी एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है ना। स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज एजुकेटर से आपको सीखने को मिल सकता है, और अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन स्कॉलरशिप भी आपको मिल सकती है टॉप 5 और टॉप 25 रैंक्स को। तो ये आपको एनरोल करनी है, जल्द से जल्द एनरोल करनी है। तो ये अवेलेबल होंगी आपको 6 सितंबर, 13 सितंबर, 20 सितंबर एंड 27 सितंबर को माय फ्रेंड्स। तो जल्दी से जल्द एनरोल कीजिए, जो कि आपके प्रिपरेशन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। अगर आपको प्रीलिम्स के लिए आपको मालूम है कि ये एक महीने से कम दिन रह चुके हैं ना, तो आप अपना प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन अनअकैडमी के साथ पूरा कर सकते हैं। प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन का भी अनअकैडमी के साथ आपका प्रिपरेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको अनलिमिटेड बेनिफिट्स मिल जाते हैं एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो कौन से ऐसे बेनिफिट्स आपको मिल जाते हैं माय फ्रेंड्स, तो चलिए एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कौन से आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। लर्न लाइफ फ्रॉम कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर बैठे आराम से सीख सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। कहीं जाने का आपको टेंशन नहीं है ना, कहीं जाने की आपको फिक्र नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। और अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज। अनअकैडमी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस दे रहा है माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट बात है अपने आप में। और टॉप एजुकेटर्स, जो कि स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स के स्पेशलाइज टॉप एजुकेटर्स जो होते हैं इंडिया में, तो उनसे आपको सीखने को मिल सकता है। ये अच्छा, बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, जो कि कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट, कौन सी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको नहीं देती माय फ्रेंड्स। और एग्जॉस्टिव कवरेज ऑफ सिलेबस भी आपको मिल सकता है, नो डाउट अबाउट इट। और रेगुलर और क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है अपने आप में। और लाइव टेस्ट सीरीज, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है माय फ्रेंड्स। अगर आप यूपीएससी सीएसई का नहीं, यूपीएससी के गवर्नमेंट्स या कोई भी गवर्नमेंट्स एग्जाम्स का अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है ना माय फ्रेंड्स। तो लाइव टेस्ट सीरीज भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो अनअकैडमी आपको एक ही सब्सक्रिप्शन पर ये लाइव टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहा है। स्टडी मटेरियल ऐसे पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएंगे, तो आपको लिखने की या कोई नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। और आंसर राइटिंग सेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कैसे आपका रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए, कैसे आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर बढ़ सकता है, और कितने कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आंसर राइटिंग सेशंस भी आप अनअकैडमी प्रोवाइड कर रहा है आपको, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है। और मेंटरशिप एंड गाइडेंस की जब बात आती है ना, कौन से भी गवर्नमेंट एग्जाम्स अगर देते हो, तो मेंटरशिप एंड गाइडेंस की आपको बहुत ज़रूरत होती है वो एग्जाम्स क्रैक करने के लिए, जिसकी वजह से आपको मोटिवेशन मिलता है, इंकरेजमेंट मिलती है। तो वो मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी आपको अनअकैडमी अनलिमिटेड प्रोवाइड करेगा माय फ्रेंड्स। तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए इन कोर्सेज को। तो ये कोर्स सिर्फ इतना नहीं है माय फ्रेंड्स कि 100% सिलेबस कवरेज भी आपको मिल जाएगा, डेली करंट अफेयर्स प्रैक्टिस भी आपको मिल जाएंगी, ऐसे आंसर राइटिंग प्रैक्टिसेस भी आपको मिल जाएंगी, परफॉर्मेंस एनालिसिस भी आपको प्रोवाइड कर रहा है अनअकैडमी, और सेक्शनल क्विजेस भी आपको मिल जाएगा, नो डाउट अबाउट इट, जिसकी वजह से आपको एक प्रीलिम्स के एक अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, रियल एग्जाम्स एक्सपीरियंस मिल जाएगा यूपीएससी चैंपियनशिप 2.0 के जरिए।
और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको मिल सकता है अकेडमी के साथ। तो आपको यूपीएससी प्रिपरेशन से लेकर माय फ्रेंड तो इंटरव्यू प्रिपरेशन तक आपको सब प्रोवाइड कर रहा है अकेडमी सिर्फ एक ही सब्सक्रिप्शन पर। तो बहुत जल्द से जल्द इन कोर्सेज को ज्वाइन हो जाइए माय फ्रेंड्स, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है आपके लिए। और ये कोर्स 7 सितंबर से शुरू होने जा रहा है माय फ्रेंड्स। तो ये डेट ध्यान में रखिए, 7 सितंबर 2020 से ये 3 बैचेस शुरू होने जा रहे हैं, जो कि बिलिंगुअल जीएस बैच कोर्स आपको बिलिंगुअल वर्जन में सीखने को मिल सकता है, हिंदी वर्जन में सीखने को मिल सकता है और इंग्लिश वर्जन में सीखने को मिल सकता है बाय द टॉप एजुकेटर्स। फुल सिलेबस कवरेज, प्रीलिम्स एंड टेस्ट, मेन सीरीज विद एनालिसिस, प्रीलिम टेस्ट सीरीज विद एनालिसिस आपको मिल जाएगा। पीडीएफ मटेरियल आपको मिल जाएंगे एज ए स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर देंगे आपको अकेडमी, नो डाउट अबाउट इट। और डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस भी आपको मिल सकते हैं। तो किस टॉपिक पे अगर आपको कोई कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं होते तो डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग सेशंस में आपको वो कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आपके ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्स क्रैक करने के चांसेस बढ़ जाते हैं माय फ्रेंड्स। और इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी, जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था, इंटरव्यू प्रिपरेशंस भी आपको दे रहा है अकेडमी। तो जल्द से जल्द ये कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए। और सिर्फ इतना नहीं, T20 डेली करंट अफेयर्स टेस्ट सीरीज वो भी फ्री में अकेडमी आपको दे रहा है। रोज शाम 7:30 बजे 20 क्वेश्चंस 20 मिनट 40 मार्क्स और टेस्ट एनालिसिस भी आपको मिल जाएगा। तो जल्द से जल्द अकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और इस डेली करंट अफेयर्स का आपको बहुत ही फायदा होगा आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में। तो प्ले अ वाइटर रोल, डेली करंट अफेयर्स प्ले अ वाइटर रोल इन मेंस एग्जामिनेशन ऑल्सो एंड प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑल्सो, है ना। तो जल्द से जल्द अकेडमी आप डाउनलोड कीजिए और 7:30 PM 20 क्वेश्चन 20 मिनट्स 40 मार्क्स के लिए तैयार हो जाइए विद टेस्ट एनालिसिस। अगर आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं अकेडमी के कोर्सेज को तो हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें माय फ्रेंड्स। हमारा प्रोमो कोड है सिंपल YT, जिसकी वजह से आपको 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली मिल जाएगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि आप अगर 24 का सब्सक्रिप्शन खरीदना चाहते हैं अकेडमी का 24 मंथ्स का, तो आपको 64,000 पे करने पड़ रहे हैं विदाउट प्रोमो कोड। अगर आप हमारा प्रोमो कोड यूज़ करते हैं 10% एक्स्ट्रा ऑफ इमीडिएटली आपको मिल जाएगा, मीन्स 57,600 रुपीज़ से आपको सिर्फ पे करने पड़ेंगे 24 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर। तो जल्द से जल्द जाकर अकेडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा फिर। और आप अगर इनके प्रिपरेशन रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई दिक्कत होगी माय फ्रेंड्स, तो डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो आपको सुटेबल लगे। हम एक आपको डायरेक्शन देंगे, गाइडेंस देंगे कि कैसा प्रिपरेशन आपका शुरू करना है और प्रोमो कोड कैसे यूज़ करना है और 10% इमीडिएटली कैसे डिस्काउंट पाना है अकेडमी के सब्सक्रिप्शन कोर्सेज पर, है ना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं माय फ्रेंड्स, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है। उसमें आपको PDF, PPTs, हैंड रिटन नोट्स उस चैनल पे आपको सब प्रोवाइड होगा यूपीएससी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग। तो जल्द से जल्द हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन हो जाइए और अनअकैडमी के कोर्सेज को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए आज का टॉपिक, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो आज हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डील करने जा रहे हैं, डिस्कस करने जा रहे हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन डेप्थ में, है ना, जो कि आपके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाते हैं सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस पर इस पर आ सकते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है अपने आप में। तो अब हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करने जा रहे हैं, तो हम आर्टिकल 74 को डिस्कस करने जा रहे हैं। वी डील विद द आर्टिकल 74। अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर आर्टिकल 74 देखेंगे तो उसमें आपको सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को स्टडी करने को मिलेगा, है ना। तो हम ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे आगे पूरे वीडियो में। तो आर्टिकल 74 में क्या दिया गया है कि इट शैल बी यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, है ना। इट शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये आर्टिकल 74 में आपको ये कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलेगा इस आर्टिकल के तहत कि आर्टिकल 74 के तहत ये कहा गया है कि इंडिया में यूनियन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए, है ना। तो इन्हें इंडिया में यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होने चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक। और अब होने चाहिए तो हो गए, चलो जाने तो होने, सेंट्रल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए। और ये सेंट्रल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड कौन होते हैं, सबसे मेन चीज़ जो कि हमने प्राइम मिनिस्टर्स के प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, हु इज़ द हेड ऑफ सेंट्रल यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं जिसे हम कहते हैं रियल एग्जीक्यूटिव और जिसे हम कहते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था। अब ये क्यों सिर्फ ये हेड क्यों होते हैं, प्राइम मिनिस्टर से हेड कैसे बन सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, है ना। ये सवाल आपके दिमाग में आया होगा। तो हेड ये हमने प्राइम मिनिस्टर्स में भी डिस्कस किया था, मैं यहाँ भी ये चीज़ बोल रहा हूँ कि प्राइम मिनिस्टर्स क्यों हेड होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, बिकॉज प्रेसिडेंट क्यों नहीं हो सकते, है ना। क्यों होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स हेड यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, बिकॉज माय फ्रेंड अगर प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट किसको करते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स किसके थ्रू जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू, है ना। प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बना दी जाए। ये रिकमेंडेशन से लेकर कहा जाता है प्रेसिडेंट को, और प्रेसिडेंट क्या कहता है कि होनी चाहिए कि प्राइम मिनिस्टर जो डिसीजन लेता है प्राइम मिनिस्टर वही प्रेसिडेंट मानना चाहिए, है ना माय फ्रेंड्स। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कौन बनाता है, प्राइम मिनिस्टर्स। तो ऑब्वियसली उसके हेड प्राइम मिनिस्टर से होंगे, है ना माय फ्रेंड्स। और
है ना। तो ये प्राइम मिनिस्टर्स किसकी एड एंड एडवाइस पर ये अपॉइंटमेंट करते हैं, कि प्रेसिडेंट किसके एड एंड एडवाइस पर ये यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बनाते हैं माय फ्रेंड्स? तो प्रेसिडेंट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। तो जाहिर है प्राइम मिनिस्टर्स हेड होंगे ही यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, ये हमें पता है। तो हेड होते हैं इसके रियल एग्जीक्यूटिव प्राइम मिनिस्टर्स। अब हम आगे देखते हैं ड्यूटी ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, है ना। यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के ड्यूटीज़ क्या होते हैं, हम एक एक करके डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज द ड्यूटीज ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। तो अब इनकी ड्यूटी क्या होती है माय फ्रेंड्स, कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस दे, है ना। प्रेसिडेंट को या प्राइम मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस दे, ये इनकी ड्यूटी होती है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की। इन केस ऑफ डिस्चार्ज, अगर प्रेसिडेंट को आप अगर एड एंड एडवाइस दे रहे हैं इन केस ऑफ डिस्चार्ज, तो ये अब इसके ऊपर से हमें समझ में आ रहा है कि कहीं से बाइंडिंग नहीं हो रही ना, कि हमें क्या कहा गया है, तो एग्जीक्यूटिव शैल बी रिस्पॉन्सिबल टू दी लेजिस्लेचर। ये हमें कहा गया है, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी हमने देखा, फेडरल सिस्टम में भी हमने देखा, प्रेसिडेंट में भी हमने देखा, वाइस प्रेसिडेंट में भी हमने देखा, और प्राइम मिनिस्टर में हमने ये डिस्कस किया कि एक ही चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट होती है, दैट इज एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर। अब यहाँ से तो कहीं समझ में नहीं आ रहा है ना मैं, कि एड एंड एडवाइस ये देते हैं प्रेसिडेंट्स को और प्राइम मिनिस्टर्स को, तो प्रेसिडेंट्स को ये एड एंड एडवाइस देते हैं इन केस ऑफ डिस्चार्ज। तो ये खुद की प्रेसिडेंट की मर्जी हो गई, आपसे समझ में आ रहा है। बट हमने क्या किया, 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा हमने एक चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से क्लैरिफाई कर दिया, जो कि है बाइंडिंग, जिसे कहते हैं हम बाइंडिंग। तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो होते हैं ना, वो किसको एड एंड एडवाइस दे सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर्स को भी एड एंड एडवाइस दे सकते हैं, और प्रेसिडेंट को भी एड एंड एडवाइस दे सकते हैं। अब यहाँ पर हम प्रेसिडेंट के एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे कि हम इन केस ऑफ प्राइम, जब आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बन जाते हो माय फ्रेंड्स, तो आप किसको एड एंड एडवाइस देते हो, प्रेसिडेंट को, है ना। इन केस ऑफ डिस्चार्ज, इन केस ऑफ डिस्चार्ज आप प्रेसिडेंट को एडवाइस देते हो, तो है ना। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के बाद ये बाइंडिंग की गई कि इट शैल बी एक्ट इन अकॉर्डेंस, के प्राइम मिनिस्टर शैल बी एक्ट इन अकॉर्डेंस। तो ये ऐड की गई 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976। तो हमें बाइंडिंग बनानी थी प्रेसिडेंट के बीच में और कैबिनेट कमिटीज़ के बीच में, काउंसिल मिनिस्टर्स के बीच में, कि ये बाइंडिंग ये स्ट्रांग होनी चाहिए कि हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा कि प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दी काउंसिल मिनिस्टर्स, है ना, कि आपको एक काउंसिल मिनिस्टर्स की बात माननी पड़ेगी। ये हमने 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा ये डिसीजन दिया। अब 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 में ये चांस था मोरारजी देसाई साहब को एज ए पीएम कि वो ये चेंज करे सब, है ना, ये बाइंडिंग वो चेंज करे, बट वो किसी रीजन से चेंज नहीं कर पाए, या उन्होंने रीजन से उन्हें ये सब ठीक लगा, उन्होंने चेंज नहीं किया। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 द्वारा हमने क्या किया माय फ्रेंड्स, कि ये बाइंडिंग की प्रेसिडेंट के बीच में और यूनियन काउंसिल्स के बीच में, है ना। तो हमने क्या देखा, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट शैल बी यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल 74। फिर हमने देखा इस यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के हेड होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। फिर हमने देखा एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट को, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की ड्यूटी क्या होती है कि एड एंड एडवाइस देना प्रेसिडेंट्स को इन केस ऑफ डिस्चार्ज, और प्राइम मिनिस्टर्स को भी एड एंड एडवाइस देना। तो फिर बाद में हमने क्या 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमने एक बाइंडिंग कर दी कि हर बात माननी पड़ेगी प्रेसिडेंट को यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, और इट शैल प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आप इस सीक्वेंस को याद करते हो ना माय फ्रेंड्स, जो सीक्वेंस मैंने आपके सामने अभी बोला, तो ये सीक्वेंस से आपको यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स सब ध्यान में आ जाएंगे, आपको रूट लर्निंग करने की या याद करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती माय फ्रेंड्स। तो ये स्ट्रेटेजी से आप पढ़िए, इस कंसेप्ट को आप क्लियर कीजिए कि आप अगर ये स्टेप्स को फॉलो करते हैं ना, तो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा इससे, है ना। तो ये जरूर स्टेप फॉलो करें। तो बाइंडिंग से क्या ध्यान में आया हमारे 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू के प्रेसिडेंट शैल एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दी काउंसिल मिनिस्टर्स, है ना। तो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो जाता है जब आप इस पॉइंट वाइज स्टडी करते हैं माय फ्रेंड्स, है ना। तो हम आगे देखेंगे व्हाट इज द टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। हमने देखा कि ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, है ना, आर्टिकल 74 क्या होता है। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं माय फ्रेंड्स। तो अब जब आप इस मिनिस्टर्स को डिस्कस करना चाहते हैं, टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर समझ सकते हैं, जो कि हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम में भी डिस्कस किया था और फेडरल सिस्टम में भी डिस्कस किया था कि ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, है ना। तो अब यही ऑर्बिटल स्ट्रक्चर अभी आज हम डिस्कस करेंगे ये टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स के। तो सबसे पहले क्या होता है ना माय फ्रेंड्स कि पीएम आते हैं सबसे पहले, कि पीएम एज ए न्यूक्लियस ऑफ पावर जिसे कहते हैं, वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स। तो फिर होते हैं प्राइम मिनिस्टर्स, फिर होते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट, दैट्स इंडिपेंडेंट चार्ज। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये दोनों में क्या डिफरेंस है इंडिपेंडेंट चार्ज में और मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स में, तो हम वो अभी देखेंगे ही। तो फिर आते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं, फिर डिप्टी मिनिस्टर्स आते हैं,
है ना। पहले क्या आते हैं, पीएम आते हैं, प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर कैबिनेट मिनिस्टर्स आते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट दैट इज इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर्स आते हैं, फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट आते हैं और फिर डिप्यूटी मिनिस्टर्स आते हैं। समझ में आ रहा है। तो जितने ज़्यादा आप नज़दीक होते हैं प्राइम मिनिस्टर से, तो उतने ज़्यादा आपकी पावर क्या होती है, बढ़ा दी जाती है, उतने ज़्यादा आप स्ट्रांग होते हैं पावर्स एज कम्पेयर टू पावर्स। अब सबसे पहले क्या होता है, कैबिनेट मिनिस्टर्स आर वेरी क्लोजर टू द प्राइम मिनिस्टर्स, है ना। तो प्राइम मिनिस्टर्स के हाल ही में फिर जाहिर है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पावर्स ज़्यादा होंगी एज कम्पेयर टू मिनिस्टर ऑफ स्टेट, है ना। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं फिर बाद में इंडिपेंडेंट चार्ज, उनकी भी पावर्स एज कम्पेयर टू सेम होती है, नियरली सेम होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स के, है ना। कैबिनेट मिनिस्टर से नियरली सेम होती है मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज के पावर्स, है ना। तो उसके बाद में आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट माय फ्रेंड्स। अब मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट चार्ज, इस दोनों का डिफरेंस क्या है। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज में क्या होता है ना, तो उसमें आपने क्या एक ही डिपार्टमेंट की मिनिस्ट्री आप ले सकते हैं, मिनिस्ट्री आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आप मिनिस्ट्री ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर नहीं कर सकते, एक ही डिपार्टमेंट का एक ही मिनिस्टर होगा, वो होता है किस में होता है, इंडिपेंडेंट चार्ज में होता है। और मिनिस्टर ऑफ स्टेट में क्या होता है ना, आप एक डिपार्टमेंट के कई मिनिस्टर्स अपॉइंट कर सकते हैं, एक ही डिपार्टमेंट से कितने भी मिनिस्टर्स हो सकते हैं। तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट चार्ज और मिनिस्टर ऑफ स्टेट। आई होप यू अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ में आ गया होगा। और फिर होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। अब डिप्यूटी मिनिस्टर्स जनरली ट्रेनिंग से आते हैं, है ना, उन्हें ट्रेनिंग जनरली जूनियर होते हैं या ट्रेनिंग के थ्रू आते हैं माय फ्रेंड्स। सो दे आर वेरी वीक इन द फॉर्म ऑफ पावर। जब पावर्स की बात करें तो सबसे वीक होते हैं पावर्स के बारे में, वो होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर्स। तो उनके पहले कौन होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट। तो उनके पहले क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ स्टेट के पहले क्या होते हैं, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। और सबसे क्लोजर होते हैं, सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं, वो होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, है ना। तो जितना ज़्यादा आप ऑर्बिटल स्ट्रक्चर से दूर दूर जाते हो माय फ्रेंड्स, उतने ज़्यादा आपके पावर्स कम होते जाते हैं, उतने ज़्यादा आप वीक होते जाते हो। और जितने ज़्यादा आप न्यूक्लियस ऑफ द पावर्स जो कि पीएम के नज़दीक रहते हो, उतने ज़्यादा आपके पावर्स स्ट्रॉन्गर होते हैं, उतने ज़्यादा आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। मीन्स सबसे पहले ऑर्बिटल स्ट्रक्चर में आते हैं पीएम, फिर आते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स, फिर आते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन इंडिपेंडेंट चार्ज जिसे आईसीस कहते हैं, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट होते हैं फिर होते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर जो सबसे वीक होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पावर्स। समझ में आ गया। तो डिप्यूटी मिनिस्टर से आंसरेबल टू द एमएस, एंड देन एमएस इज आंसरेबल टू द एमएस ICs, and then EMS ICs is answerable to the cabinet ministers, and then cabinet ministers is answerable to the prime ministers of India, which is very strong post। जैसे हमने कहा था प्राइम मिनिस्टर्स में प्रीवियस वीडियो में, तो हमने डिस्कस किया था, है ना। तो ये होते हैं टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स, और ऑर्बिटल स्ट्रक्चर्स के जरिए आप ध्यान में रखते हो इस प्राइम मिनिस्टर टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स को, तो आपको बहुत ही बेनिफिशियल हो जाएगा माय फ्रेंड्स, आप कभी भूलोगे नहीं, है ना। तो हम आगे देखते हैं कि इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है। अब जो मिनिस्टर्स अब तो आपको बन गए, आपकी ड्यूटीज ऑफ मिनिस्टर्स हमने देख लिया क्या ड्यूटी ऑफ मिनिस्टर्स होती है, और टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आगे जब आते हैं हम कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज, है ना। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज दैट इज आर्टिकल 75 में ये मेंशन किया गया है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, अगर आप मिनिस्टर्स हो तो आपके काम क्या होते हैं, आप एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है आपके ऊपर एज ए मिनिस्टर्स। अगर आप मिनिस्टर हो, काउंसिल मिनिस्टर्स, तो आपके ऊपर एक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्या आती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैं और एक वर्ड दे दूंगा माय फ्रेंड्स, इन अदर वर्ड्स हम आंसरेबिलिटी बोल सकते हैं। तो आंसरेबिलिटी आपकी आ जाती है थ्रू द आर्टिकल 75 में ये लिखा हुआ है कि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शुड हैव अ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो उनकी कुछ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना। तो इट इज़ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। समझ में आ रहा है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनके डिफरेंट टाइप से। तो इट इज़ ए कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ये आर्टिकल 75 में क्लियरली मेंशन हो गया है। तो फिर अब इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है माय फ्रेंड्स। तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती है मिनिस्टर्स की। तो व्हाट इज मीन बाय इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो यू मस्ट डू व्हाट प्राइम मिनिस्टर सजेस्ट। समझ में आ रहा है कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं, कि इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, के प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन को आपको पालन करना है, उनकी बात आपको माननी है, उनके डिसीजंस को आपको हाँ ही कहना है। आप उनके डिसीजंस का किसी भी तरह से वायलेशन नहीं कर सकते और अपोजिशन में नहीं जा सकते। अगर आप अपोजिशन में गए तो प्राइम मिनिस्टर्स आपको डिस्क्वालीफाइड करते हैं बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट आपको डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं, नो डाउट अबाउट इट। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी इसे कहते हैं माय फ्रेंड्स, के प्राइम मिनिस्टर जो भी डिसीजन लेता है या आगे चल के प्राइम मिनिस्टर के जो भी डिसीजन होंगे वो आपको मानने पड़ेंगे। दैट्स कॉल्ड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट इज द डिफरेंस बिटवीन कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू द आर्टिकल 75 एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा क्या होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज और क्या होता है इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो क्यों आपके प्राइम मिनिस्टर्स के पावर्स को आपको ध्यान में रखना है, क्यों आपको प्राइम मिनिस्टर्स की बात को मानना है। तो हमने
एट दी स्टार्टिंग ही डिस्कस किया था, ये हेड होते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के, इज द कैप्टन ऑफ योर पार्टी, इज द कैप्टन ऑफ योर शिप। तो कैप्टन की बात मानना आपको जाहिर है, आप कैप्टन की बात माननी चाहिए, कैप्टन है ना, कैप्टन की बात हम मानते हैं। तो इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जरूर होती है काउंसिल मिनिस्टर्स को कि जो भी डिसीजन जो लेता है प्राइम मिनिस्टर, उस डिसीजंस का आपको पालन करना है, डिसीजंस को आपको जल्द से जल्द इंप्लीमेंट करना है ना। तो आगे देखेंगे हम आर्टिकल 75 को डिस्कस करेंगे, क्या दिया गया है आर्टिकल 75। आर्टिकल 75 ऑल्सो डील्स विद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको बोल दूं कि आर्टिकल 74 और आर्टिकल 75 ऑल्सो क्या होता है ना, ये डील्स विद द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक पार्ट्स को हमने आर्टिकल 75 के तो डिस्कस कर दिया, व्हाट इज द कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मिनिस्टर की शुड हैव कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए और एज वेल एज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होनी चाहिए। तो आर्टिकल 75 में क्या दिया गया है फ्रेंड्स, अब आप मिनिस्टर्स कैसे बनते हो, बाय द अपॉइंटमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ये आपको मालूम है, अपॉइंटमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट से आप मिनिस्टर्स बनते हो। बट क्या होता है, बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर्स। ये ध्यान में रखना है, आप अपॉइंटमेंट किसके अपॉइंटमेंट से मिनिस्टर बनते हो, आप प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट से मिनिस्टर बनते हो, बट आप एड एंड एडवाइस प्राइम मिनिस्टर्स के थ्रू प्रेसिडेंट बनते हो। जब प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि एड देगा या एडवाइस देगा प्रेसिडेंट को, तभी आप प्रेसिडेंट अपॉइंट कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, है ना। तो हमें पता है कि एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर, है ना। ये पॉइंट्स यहाँ पर भी, ये रूल यहाँ पर भी रिपीट होता है। अपॉइंटमेंट बाय द प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स अपॉइंट करते हैं। नाउ अब क्या आता है, ये बात भी जरूरी है, अगर पीएम ने कह दिया कि आप मिनिस्टर्स नहीं होने चाहिए, है ना, तो ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ पीएम प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालिफाइड यू, है ना, प्रेसिडेंट कैन डिस्क्वालिफाइड द मिनिस्टर्स। आप डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं मिनिस्टर्स को, नो डाउट अबाउट इट। देयरफॉर इट इज ए प्रेशर ऑफ प्रेसिडेंट, है ना, इट इज ए प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट कि अगर आप अपॉइंट किसने किया है आपको, मिनिस्टर्स ने, है ना, मिनिस्टर्स को अपॉइंट किसने किया है, प्रेसिडेंट ने। देयरफॉर इट इज ए प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, है ना। अब हमने बाय 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू इंडियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए ये डिसाइड किया है ना, कि 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, दैट इज टीएमएच, बाय 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। तो 91 से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए हमने क्या किया कि 15% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होनी चाहिए, है ना। ये हमने कब ऐड की, 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003। ये नोट डाउन करके लीजिए। वैसे भी हमको इसकी पीपीटीज अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट। तो फिर क्या है, हमने 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए एक चीज़ को पॉइंट आउट किया कि 15% टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होने चाहिए, कि लोकसभा के जितने मेंबर्स होने चाहिए वो सिर्फ 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस होने चाहिए। क्यों ऐसा हमने किया, क्या रीज़न था इसके पीछे, व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड इट फॉर द 15% टीएमएच। तो ये रीजन था, हमें रेशियो मेंटेन करना है ना, एग्जीक्यूटिव का और किसका, प्राइम मिनिस्टर्स का और काउंसिल मिनिस्टर्स का। तो मिनिस्टर्स का, एग्जीक्यूटिव और काउंसिल मिनिस्टर्स का हमने रेशियो मेंटेन करना था। तो इसीलिए हमने 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2003 के जरिए 15% ऑफ टीएमएच टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ये चीज़ को पॉइंट आउट किया माय फ्रेंड्स, है ना। तो ये हम चीज़ें मेंटेन करना चाहते थे, ये रेशियो मेंटेन करना चाहते थे, तो इसीलिए हमने 15% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस तय किया 2003 में। अब नाउ जब आप मिनिस्टर्स बनते हो ना माय फ्रेंड्स, जब आप मिनिस्टर्स बनते हो तो आप ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड एलिजेंस की लेते हो। ये आपको पता है क्या, प्राइम मिनिस्टर्स ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड एलिजेंस, प्राइम मिनिस्टर्स भी ओथ ऑफ सीक्रेसी एंड एलिजेंस के लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ मिनिस्टर्स, वो भी एक मिनिस्टर्स ही होते हैं। और आप जब यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जब शपथ लेते हो या शपथ ग्रहण करते हो या ओथ लेते हो, तो आप किसकी लेते हो, सीक्रेसी एंड एलिजेंस की, सिक्योरिटी एंड एलिजेंस की लेते हो। तो ये सिक्योरिटी एंड एलिजेंस हमने प्रीवियस वीडियो में भी देखा कि ये किस पार्ट में आते हैं, किस शेड्यूल में आते हैं, कि 3rd शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक प्राइम मिनिस्टर्स भी सीक्रेसी एंड एलिजेंस की ओथ लेते हैं और यूनियन काउंसिल मिनिस्टर्स की सीक्रेसी एंड एलिजेंस की ओथ लेते हो। ये सिमिलर चीज़ है इन दोनों के बीच में, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच में और प्राइम मिनिस्टर्स के बीच में, है ना। कि आप अगर ध्यान में रखना चाहते हो कि ओथ कौन किसके मुताबिक लेता है, तो अगर मिनिस्टर्स अगर आप देखो ना, तो मिनिस्टर्स वह है ना, तो मिनिस्टर 3rd शेड्यूल के मुताबिक इंडिया में जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो 3rd शेड्यूल के मुताबिक दैट इज सीक्रेसी एंड एलिजेंस की ओथ लेते हैं, और प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 60 लेते हैं और वाइस प्रेसिडेंट अंडर द आर्टिकल 63 लेते हैं। ये आपको पता है, ये हमने डिस्कस किया है। तो हमने यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ओथ लेते हैं सीक्रेसी एंड एलिजेंस की, जो कि 3rd शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, आपको पता है। तो अगर आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है ना, अब इसके आगे नेक्स्ट चीज़ कि अगर आप मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट नहीं है तो आप मिनिस्टर्स बन सकते हो, आप बन सकते हो मिनिस्टर्स। अब वैसे भी प्राइम मिनिस्टर्स में हमने देखा है कि आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तो आप प्राइम मिनिस्टर बन सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। वैसा ही अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है तभी आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हो, नो डाउट अबाउट इट। बट आपको 6 मंथ का एक पीरियड दिया जाता है, डिफाइनेट इंटरवल दिया जाता है टू बी अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट,
है ना। तो आपको प्रूफ करना पड़ता है कि आप 6 मंथ्स के अंदर अंदर विद इन 6 मंथ आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने चाहिए। तो ये एक आर्टिकल 75 के तहत ये स्टेप्स दिए गए हैं। अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तभी आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हो माय फ्रेंड्स। समझ में आ रहा है आपको? तो आपको 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट को प्रूफ करना पड़ता है और फिर ही आप क्या बन सकते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बन सकते हैं। अब आगे आते हैं हम फीचर्स की तरफ। व्हाट इज द फीचर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स? हमने डिस्कस किया आर्टिकल 75, हमने डिस्कस किया आर्टिकल 74, हमने डिस्कस किया ड्यूटी ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब हम आते हैं फीचर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि लास्ट पार्ट है हमारे वीडियो का माय फ्रेंड। तो फीचर्स ऑफ यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या होते हैं, फीचर्स ऑफ ऑफिस क्या होते हैं? तो आर्टिकल 74 के तहत हमने क्या कहा है कि मिनिस्टर्स का क्या काम है माय फ्रेंड्स? तो आर्टिकल 74 के तहत मिनिस्टर्स का क्या काम है कि प्रेसिडेंट को एड एंड एडवाइस देना, प्राइम मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस देना। बट हमने आर्टिकल 78 में ये भी क्लैरिफाई किया है कि प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इनके एड एंड एडवाइस पर ही डिपेंड नहीं रह सकते, है ना, कि यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जब एड एंड एडवाइस देगा तभी प्राइम मिनिस्टर डिसीजन ले सकता है ना। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आर्टिकल 75 में ये भी क्लियरली मेंशन किया गया है कि आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर शुड बी, जो उनके फैसले होते हैं, जो खुद ब खुद वो फैसले ले सकते हैं, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं। एड एंड एडवाइस तो आपको ज़रूरी है, बट आपको खुद भी फैसले ले सकते हैं प्राइम मिनिस्टर को। आर्टिकल 78 के तहत ये कहा गया है ना, ये राइट्स दिया गया है। पीएम ऑल्सो सीक द डिसीजन, पीएम भी डिसीजन ले सकते हैं, सिर्फ एड एंड एडवाइस कैबिनेट मंत्री की, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स के एड एंड एडवाइस पर भी नहीं ले सकते हो कि आर्टिकल 78 के द्वारा पीएम भी क्या ले सकते हैं, क्या ले सकते हैं माय फ्रेंड्स, कि ऑल्सो सीक द डिसीजन, वो खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हैं। नाउ राइट टू ऑडियंस एंड स्पीक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से तो आपको ऑडियंस की बातों को ले जाना है पार्लियामेंट में, ऑडियंस के क्या, उनके क्या प्रॉब्लम्स है, उन्हें क्या प्रॉब्लम फेस करने पड़ रही है, उनके क्या राइट्स है, तो वो आपको वो आपको क्या करना है, शो अप करने हैं पार्लियामेंट में। तो ये भी एक फीचर्स हो जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का। और आर्टिकल 77 बिजनेस ऑफ द हाउस, जो भी पार्लियामेंट के जो भी प्रोसीजर्स है, जो भी लॉज है, जो भी बिजनेस ऑफ द हाउस होते हैं, वो भी किसके अंडर चले जाते हैं, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंडर चले जाते हैं। तो ये फीचर्स होते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के कि आर्टिकल 74 के तहत एड एंड एडवाइस दे सकते हैं प्राइम मिनिस्टर्स को, और आर्टिकल 78 के तहत प्राइम मिनिस्टर खुद ब खुद डिसीजन ले सकते हैं। और राइट ऑडियंस एंड स्पीक ऑल्सो द इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नाउ आर्टिकल 77 के तहत बिजनेस ऑफ द हाउस, ये भी आपको राइट्स दिया जाता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को, है ना, अंडर द आर्टिकल 77। तो ये था हमारे यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हमारे फ्रेंड्स, तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए हमारे वीडियो को और शेयर करना ना भूलें। और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसमें आपको PDF, PPTs, हैंडेड और सब कुछ मिल जाएगा। और उसके बाद में अनअकैडमी के कोर्सेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारा प्रोमो कोड यूज़ करना ना भूलें, सिंपल YT, ये हमारा प्रोमो कोड है, जिसकी वजह से आपको 10% इमीडिएटली डिस्काउंट मिल सकता है। तो फिर से मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।